हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम यहां चर्चा करेंगे मौसम और जलवायु के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की आपके साथ। तो निश्चित ही रूप से आप सभी ने जिसको कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस को बड़े स्वतंत्र होकर के आन बान और शान के साथ आप सभी ने सेलिब्रेट किया होगा और करना भी चाहिए। अब आपको जिसको कह सकते हैं आने वाला त्यौहार रक्षाबंधन, भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। आप जिसको कह सकते हैं अपने इस त्यौहार को बड़े प्यार प्रेम और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करें। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे और हम देखेंगे कि आपके मौसम और जलवायु से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो है वो क्या हो सकते हैं और ये सभी एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जलवायु सूची को उनकी नमी सूचकांक मानों के बढ़ते क्रम में पहचाने। आइडेंटिफाई द क्लाइमेट लिस्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉइस्चर इंडेक्स। देखिएगा, बढ़ते क्रम में आपको यह बताना है कि किसमें नमी की मात्रा ज्यादा है। नमी सूचकांक जिसको कह सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट। यहां पर इन्होंने लिखा है कि आपको किस रूप में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। देखिएगा, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज जरूर यूज हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अदरवाइज यहां पर असेंडिंग ऑर्डर यूज करता या आरोही। ध्यान रखना, इसी को दूसरे रूप में हम क्या कह देते हैं, आरोही, और इसी को हम क्या कह देते हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर भी बोल देते हैं। ये ध्यान रखना आपको। यहां देखिएगा प्रति आर्द्र, तो आर्द्र में सबसे कम नमी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहां पर आर्द्र लगा हुआ है। यहां पर देखिएगा आर्द्र, यहां पर देखिएगा अर्ध शुष्क और शुष्क। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे कम नमी किस में होगी, शुष्क में होगी। शुष्क के बाद में अर्ध शुष्क होगी। अर्ध शुष्क के बाद में देखो आपके यहां पर उपाद्र है। इसके बाद में क्या है, आर्द्र है, और फिर प्रति आर्द्र जिसको कह सकते हो। तो इसका मतलब नमी की बढ़ती हुई मात्रा किसमें है, ये देखिएगा। अब नमी की बात हुई तो हम यहां पर अगर नमी की बात करें तो आप सबको ये पता होगा कि वातावरण में जिसको कह सकते हैं हम आपके ह्यूमिडिटी को लेकर के जब बात करते हैं आर्द्रता को, तो ह्यूमिडिटी में आपको तीन प्रकार की ह्यूमिडिटी आप पढ़ते होंगे। देखिएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता जिसको हम क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो क्या है, एट ए प्रेजेंट टाइम अवेलेबल इन मॉइस्चर कंटेंट इन एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में एट ए प्रेजेंट टाइम कितनी मॉइस्चर है, यही निरपेक्ष आर्द्रता। जैसे मैं कहूं यहां इस समय जिसको कह सकते हैं जो आर्द्रता है वो क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कह देते हैं। ये ध्यान रखना। इसे आप जैसे ग्राम घन मीटर में देख लेते हो, इसे आप ग्राम घन सेंटीमीटर में देख लेते हो, इसे आप ग्राम घन फीट में देख लेते हो। ये ध्यान रखना, ये इसकी मेजरिंग यूनिट है, आपको ये ध्यान। बट इसका प्रयोग आप एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण के अंतर्गत मौसमी भविष्यवाणियों में नहीं कर सकते। फिर देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, एक होती है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम किसके द्वारा देखते हैं, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है वायुमंडल में एट ए प्रेजेंट टाइम आपके किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में एयर और उस एयर के साथ वाटर वेप्योर का वेट कितना है, यहां एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है वेट ऑफ वेप्योर। लेकिन यहां पर वेट ऑफ वेप्योर के साथ साथ वेट ऑफ एयर भी देखा जाता है। इसे आप जिसको कह सकते हैं ग्राम केजी के रूप में व्यक्त करते हैं। और नंबर 3 जो ह्यूमिडिटी होती है आपके, वो कौन सी आती है, उसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता।
सापेक्ष आर्द्रता कह देते हो, या इसे आप आपेक्षिक आर्द्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? आपेक्षिक आर्द्रता भी कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता। शॉर्ट में अगर हम इसे कहें तो हम इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? इसे शॉर्ट में कहा जाता है आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या कह देते हैं इसे? इसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं और RH के नाम से लिखा जाता है इसे। यहां पर देखिएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि किसी भी वायुमंडल में एट ए टाइम या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वायुमंडल में अवेलेबल मॉइस्चर कितनी है या वाटर वेपर कितना है, और यह कितनी जलवाष्प को और ग्रहण कर सकता है, या जिसको कह सकते हैं एक्वायर कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर अदर देन आपके जिसको कह सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबिलिटी, जिसको कह सकते हैं कैपेसिटी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। अब इसे ध्यान रखना, व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट लाइन वो है कि आप यहां पर क्या लिखें? इसका प्रयोग मौसमी भविष्यवाणी में, ठीक है, तो इसका प्रयोग मौसमी भविष्यवाणी में, ठीक है, तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? वेदर फोरकास्टिंग में किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सवाल देखिएगा अगला आपके स्क्रीन पर, मौसम की कौन सी घटना फनल के आकार के बादल से जुड़ी हुई है? विच ऑफ द वेदर फिनोमेना इज और आर एसोसिएटेड विथ फनल शेप्ड क्लाउड्स? टाइफून, चक्रवात, बवंडर और हैरिकेन। अगर आप यहां पर देखेंगे तो फनल कैसी होती है? कुछ इस प्रकार से होती है आपके फनल, ठीक है, ये वाली फनल है यहां से। टाइफून जिसको कह सकते हैं, साइक्लोन, टॉर्नेडो और हरिकेन। अब देखो चारों के चारों ही है तो मौसमी घटनाएं, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो फनल जिसको कह सकते हैं किस प्रकार की आपको दिखाई देगी। अब देखो टाइफून और हरिकेन दोनों चीजें जो आपको कहां दिखाई देती है? उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होंगे वहां पर जिसको कह सकते हैं दिखाई देने वाले तूफान है एक प्रकार से, ये तो कहते हैं ना कि हरिकेन तूफान। अब यहां पर चक्रवात जिसको कह सकते हैं और टोर्नेडो, बवंडर। अगर आपने देखा होगा बवंडर, टोर्नेडो, या जैसे कई बार आपने देखा होगा हम नॉर्मली कहते हैं भभूलिया, ये ऐसे घूमता हुआ आता है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ क्या है? फनल जैसी आकार इसमें दिखाई देती है। तो यहां पर फनल के जैसे आकार की मौसमी घटना है बवंडर, ये ध्यान रखना। क्या बवंडर मचा रखा है? तो ये क्या है? सी, जिसको कह सकते हैं आप बवंडर कह सकते हो, ये ध्यान रखना आपको। अब चक्रवात जिसको कह सकते हैं आपके क्या है? अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपके चलने वाले चक्रवात। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। मैच लिस्ट 1 और विथ लिस्ट 2। कृषि के कुछ मापदंड है, एग्रो क्लाइमेट आपके एग्रीकल्चरल पैरामीटर्स है, और उसको मापने वाले क्या है? पर्टिकुलर किसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर के बात की गई है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि वास्तविक वाष्पोत्सर्जन, एक्चुअल इवोपोट्रांसपायरेशन, वर्षा की मात्रा, बादलों की ऊंचाई और हवा की गति। देखिएगा सोनिक एनीमोमीटर, सीलोमीटर, लाइसीमीटर और पल्यूरोमीटर। वैसे हवा की गति अगर आप देखोगे तो हवा की गति आपको मापते ही जिसको कह सकते हैं हवा की गति अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग रही होगी क्या है? एनीमोमीटर क्या करता है? विंड की वेलोसिटी को मापता है, विंड की वेलोसिटी को मापता है। तो विंड की वेलोसिटी को यानी कि हवा की गति को, तो हवा की गति को मापेगा तो कौन सा? डी में देखो 1। देखिएगा इसके बाद बादलों की ऊंचाई को लेकर के चर्चा की गई है कि बादलों की ऊंचाई, तो यह बादलों की जो ऊंचाई होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? सीलोमीटर से मापा जाता है। हो सकता था ये आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन इसमें एक अच्छा सवाल कि वर्षा जिसको कह सकते हैं वर्षा की मात्रा, ठीक है, यहां पर क्या है? वर्षा की मात्रा को लेकर के बात हो रही है। तो वर्षा की मात्रा किसके द्वारा मापी जा सकती है? मान लीजिएगा ये नहीं आ रहा हो तो यहां पर आपको पता है कि इवोपोट्रांसपायरेशन जो होता है ईटी को लाइसीमीटर से मापा जाता है या लाइसोमीटर से मापा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिएगा एक्चुअली यूपोट्रांसपायरेशन लाइसीमीटर, और यहाँ पर ए में 3, देखो ए में 3 या तो यार यहाँ पर अगर वर्षा की मात्रा देखिएगा अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो प्लूवियो आपके प्लूवियोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर क्या है इसका, ये रहा। वैसे वर्षा की मात्रा के लिए आपको पता है क्या है, वर्षा को मापने के लिए, ठीक है, वर्षा को मापना, तो वर्षा को मापना किसके द्वारा, तो वर्षा को मापा जाता है, अगर आप देखेंगे तो वर्षा को आपके मापा जाता है रेन गेज से। किससे मापा जाता है, रेन गेज से मापा जाता है। तो आप इस सवाल को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन 1 कहा गया और एक को कहा गया कि कारण है आर, असेशन और रीजन जिसको कह सकते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असेशन एंड ए एंड द अदर इज लेबल्ड रीजन, जो है क्या है आर। अभिकथन 1, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, द टेम्परेचर इंक्रीजिंग विथ हाइट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ऊंचाई के साथ इसको कह सकते क्या है, आपके तापमान बढ़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। ओजोन परत, ओजोन समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है और समताप मंडल को गर्म होने से, जिसको कह सकता है समताप मंडल को गर्म बना करके रखता है, ये ध्यान रखना आपको। ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेक्स द स्ट्रेटोस्फीयर वार्म। अब यहां अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि सबसे नीचे की तरफ हमें क्या दिखाई देती है, तो सबसे नीचे की तरफ हमें क्षोभ मंडल दिखाई देती है। आपको पता है कि क्षोभ मंडल में हाइट के साथ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो तापमान कम होता है। समताप मंडल में तापमान बढ़कर के फिर क्या होगा, स्टेबल होगा, सम और ताप। तो यहाँ पर क्या, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो शुरुआत में तापमान बढ़ेगा, फिर बाद में स्टेबल हो जाएगा। और ओजोन परत आपको पता है, समताप मंडल, आपको यह भी पता है कि ओजोन मंडल जो होती है इसी समताप मंडल में निर्मित होती है। ठीक है, ओजोन परत, ठीक है। तो ओजोन लेयर का निर्माण इसी में होती है और ये क्या करती है, आपकी यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उनसे क्या करती है, एनवायरनमेंट को बचाने का काम करती है। तो ये आपके दोनों के दोनों क्या है, स्टेटमेंट्स राइट है। देखो तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये गलत है। यहाँ पर देखो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या भी करता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए राइट आंसर है। ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा होता है, O3। अच्छा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, पृथ्वी में, पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर जिसको कह सकते हैं तापमान का लगातार बढ़ना, ये ध्यान रखना आपको। अब यहां पर ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, जैसे ये पृथ्वी है, यहां जिसको कह सकते हैं सूर्य है, तो यहां से तापमान तो आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, जब एल्बिडो होता है तो वो एल्बिडो के माध्यम से जो तापमान बाहर जाना चाहिए वो तापमान बाहर निकल नहीं रहा, और हमारे यहां पर क्या हो गया, जिसको कह सकते हैं एक चेंबर का निर्माण हो गया। और इस चेंबर का निर्माण होने की वजह से क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो जो एल्बिडो है वो रिफ्लेक्ट तो होता है यहां से, लेकिन यहां जाकर के रुक जाता है। तो तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का लगातार, और इसके पीछे कई प्रकार के कारण जिम्मेदार है। तो CO2, आपके SF6, N2O, N2O, CH4। अगर हम यहां पर बात करें कि आपका मुख्य रोल किसका है, तो यहां देखिएगा एल्बिडो के अंतर्गत यहां कह रहा है कि कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो क्रम यहां पर देखो CO2 सबसे ज्यादा बता रखा है, फिर CH4, फिर N2, फिर SF6। यहां पर अगर देखा जाए
तो SF6 आपके यहां फिर जिसको कह सकते हैं ये, तो कौन सा क्रम जिसको कह सकते हैं सही है। अब यहां पर आपको पता है कि एल्बिडो में सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो किसकी होती है, एल्बिडो में CO2 की सबसे ज्यादा भागीदारी होती है। तो सबसे ज्यादा भागीदारी यहां पर देखो CO2 है, मीथेन है, N2SF6। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा भागीदारी है, ये जस्ट इसका उल्टा है। अगला सवाल, IMD के मानदंड के अनुसार अत्यधिक भारी वर्षा के लिए सीमा मान क्या है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बाय IMD क्राइटेरिया। यानी कि हमारे यहाँ पर कई बार हम कहते हैं कि साहब भयंकर या तूफानी बरसात हो गई जिसको कह सकते हैं, तो भारी बरसात जिसको कह सकते हैं, अत्यधिक भारी बरसात की क्या सीमा है, उसके लिए हम कहते हैं कि इतनी बरसात। तो देखिएगा IMD, इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कह सकते हैं हम आपके। IMD की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा IMD के बारे में हमें जानना आवश्यक है। IMD की जो स्थापना होती है वो 1875 में जिसको कह सकते हैं कहां होती है, तो कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसकी क्या हुई स्थापना। यहां से ये IMD 1905 में शिमला में ट्रांसफर होकर के चला गया। यहां शिमला में जिसको कह सकते हैं कई दिनों तक जिसको कह सकते हैं आपके शिमला में रहा। शिमला के बाद में देखिएगा ये 1928 के आसपास कहां चले गए, आपके पुणे महाराष्ट्र में। और आज भी जिसको कह सकते हैं लोगों के मन में ये है कि साहब इसका मुख्यालय तो पुणे महाराष्ट्र में है, और जिसको कह सकता हूं कि ऐसी बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स है उसमें भी पुणे महाराष्ट्र दिया हुआ मिल जाता है। लेकिन जब आप IMD के बारे में बात करते हैं और चर्चा करते हैं अबाउट IMD, ठीक है, अबाउट IMD, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना 1875 में कहां हुई थी, 1875 में पुणे में, 1875 में कोलकाता में वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। देखिएगा ब्रिटिश सरकार जब शासन में थी उस समय, तो उनका मुख्य व्यापार जिसको कह सकते हैं किसके वाया से होता था, आपके अगर देखेंगे तो मुख्य जो व्यापार होता था उनका वो हुआ करता था आपके जिसको कह सकते हैं समुद्र के माध्यम से। और पश्चिम बंगाल जिसको कह सकते हैं, आपको पता है बंगाल की खाड़ी का वहां पर जिसको कह सकते हैं सर्वाधिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है वहां पर। तो इसलिए वहां पर जो कुछ हो रहा है उसका पहले से ही आभास हो जाए मौसम संबंधित परिवर्तनों के बारे में, तो इसलिए सबसे पहले स्थापना कहां हुई थी, आपके वहां पर हुई थी, ये ध्यान रखना आपको। और फिर जिसको कह सकते हैं आपका अगर देखेंगे तो फिर आज वर्तमान में कहां है इसका मुख्यालय, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय। अब बरसात की अगर हम बात करें, जैसे एक तो होता है भारी बरसात, अगर 24 घंटे में अगर हम देखें तो 64 से लेकर के लगभग 115 mm बरसात अगर 24 घंटे में हो जाती है। आप मोटा मोटा ये याद रखें कि 64 से लेकर के 115 के आसपास अगर बरसात 24 घंटे में हो जाती है तो इसे कहा जाता है कि कैसी बरसात है, भारी वर्षा जिसको कह सकते हैं, आपके हेवी रेनफॉल आप कह सकते हैं। बहुत भारी बरसात, देखिएगा एक होता है बहुत भारी बरसात, तो बहुत भारी बरसात जो होती है, बहुत भारी वर्षा जो होती है, अगर 24 घंटे में यही बरसात 115 से लेकर के लगभग 204 mm के आसपास हो जाए 24 घंटे में, तो उसे हम कह देते हैं कि वो क्या है, बहुत भारी बरसात है। इसके बाद अत्यधिक भारी बरसात अगर देखा जाए, अत्यधिक भारी बरसात अगर 24 घंटे में बरसात अगर 204 mm से ज्यादा हो जाती है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या अत्यधिक भारी बरसात आपको दिखाई देगी। क्या कह रहा है कि अत्यधिक भारी वर्षा जिसको कह सकते हैं एक्सट्रीमली, यहां पर क्या होता है हेवी रेनफॉल, ठीक है, यहां पर जिसको एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, तो आपको यहां पर देखिएगा 204.5 mm या इससे अधिक बरसात अगर होती है तो ये भी अत्यधिक भारी है और ये भी अत्यधिक। लेकिन
सीमा का मान क्या है, तो 204.5 mm इन 24 ओवर्स रेनफॉल अगर आपको दिखाई देती है तो ध्यान रखना आपको। और इसी के लिए आकलन और इसी के आधारों पर जिसको कह सकते क्या कर दिया जाता है कि ये कहा जाता है कि बरसात अब इतनी होगी आपके। तो बी क्या है इसका, आपका राइट आंसर है। अब देखिएगा वर्षा तो होती है, आप वैसे सभी को पता है वर्षा, तो वर्षा आप इसे हम कहते हैं रेन, लेकिन आपको यह ध्यान रखना कि ये रेन जो है, बरसात जो है, ये किसका पार्ट है, ये वर्षण प्रिसिपिटेशन का पार्ट है। ये प्रिसिपिटेशन का पार्ट है, वर्षण का पार्ट है। वर्षण में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो वायुमंडल में जलवाष्प का तरल या ठोस रूप में, तरल या ठोस रूप में गिरना क्या कहलाएगा, आपका वर्षण। अब अगर यही जलवाष्प जब तरल रूप में गिरती है तो तरल रूप क्या कहलाता है उसका, बरसात कहलाती है, ये ध्यान रखना। इसके लिए भी कहते हैं कि एक रेनी डे होता है और एक क्रॉप रेनी डे होता है, ये ध्यान रखना। एक तो होता है रेनी डे और एक होता है क्रॉप रेनी डे। ठीक है, एक होता रेनी डे और एक क्रॉप रेनी डे, ये आपको ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां पर क्या है, रेन तरल रूप है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये आपके हो गया बी। अगला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर, कृषि मौसम सलाहकार सेवाओं में कृषि मौसम सलाहकार बुलेटिन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पूर्वानुमान मौसम मापदंडों का उपयोग किया जाता है। देखिएगा आपको ये अनाउंस किया जाता है कि अगले 24 घंटे में या अगले 3 से 10 दिन में या 10 दिन के बाद में या जिसको कह सकते हैं अभी कुछ दिन में या कुछ पलों में मौसम में ये परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि आज सुबह जिसको कह सकते हैं आपके एक मैसेज आया, या जिसको कह सकते कल शाम को मैसेज आया कि जोधपुर में जिसको कह सकते हैं अगले 3 घंटे में क्या हो सकती है, भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई और रेड अलर्ट के अंतर्गत डाला गया, ये ध्यान रखना आप। तो क्या क्या फैक्टर्स कार्य करते हैं मौसम की भविष्यवाणी में, ये ध्यान रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टेड वेदर पैरामीटर्स आर यूज्ड इन एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे कारण हैं या कुछ ऐसे बिंदु है जिनका ध्यान रखा जाता है। देखो पहला तापमान, आपने देखा होगा कि कई बार जैसे अपन देखते तापमान खूब ज्यादा बढ़ जाता, गर्मी हो जाती है, तो वहां पर क्या बनता है, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से जिसको कह सकते हैं लो प्रेशर की ओर आएगी, जिसको कह सकते हैं कौन, मानसूनी पवनी। कहां से आ रही है, जिसको कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल या जिसको कह सकते हैं बे ऑफ अरेबियन। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ता है, थार का मरुस्थल का, तो यहाँ पर हवा जो है गर्म होकर के निकल जाती है ऊपर और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो क्या है, तापमान जिसको कह सकते हैं आपका सही कारण है, ये ध्यान। अब तापमान जिसको कह सकते हैं, इस तापमान को मापा जाता है थर्मोमीटर से। ये अलग बात है कि थर्मोमीटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है आपका मैक्सिमम थर्मोमीटर, एक होता है मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है, एक होता है जैसे ड्राई, ठीक है, ड्राई थर्मोमीटर, और इसी के साथ में एक लिख लेते हैं वेट थर्मोमीटर, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसमें मैक्सिमम में आपको पता है कि पारा होता है, इसमें आपको पता है कि अल्कोहल होता है, और इसमें भी क्या होता है, पारा होता है। फिर देखिएगा मौसम में अपन कहते हैं कि बरसात होगी, तो बिन बादल तो बरसात कभी आज तक हुई नहीं है, बादल बहुत जरूरी है। तो देखिएगा बादल,
तो बादलों के साथ ही बरसात होगी। अब ये बादल कई प्रकार के होते हैं, स्टेट आपके इसको कह सकते हैं स्त्री बादल, जिसको कह सकते हैं स्टार्टस कहते हैं, कम्युलस कहते हैं, आपके आप जो ये है दिखाई देते हैं, अपन कहते हैं कि तित्रपंखी बादल है, कपासी बादल है, पुंज बादल है, ये कई प्रकार के बादल आपको दिखाई देते हैं। लेकिन बरसात किन बादलों से होती है? तो ऐसे बादल जिनमें निम्बो या निम्बस शब्द जुड़ा हुआ हो, उन बादलों से क्या होगी? बरसात होगी। नहीं तो कहते हैं कि जो गरजते हैं वो आपके क्या नहीं करते, बरसते नहीं है। तो ध्यान रखना, बादल होना बहुत जरूरी है। फिर देखिएगा, अगर हम बात करें तो हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है? जैसे ही ह्यूमिडिटी 100% होगी, आपके क्या हो जाएगी? बरसात होना शुरू हो जाएगी। और ह्यूमिडिटी को आपको पता है कि कौन सी ह्यूमिडिटी देखते हैं एनवायरनमेंट में? रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी जाती है, RH देखा जाता है। हवा भी प्रभावित करती है। तो देखो, तापमान तो धूप, वर्षा ठीक है, बादल ठीक है, तापमान धूप, वर्षा, तापमान, बादल, दबाव, किस चीज का दबाव? और धूप। तो यहां पर देखिएगा हवा ठीक है, और यहां पर देखो तापमान, बादल, वर्षा, आर्द्रता और हवा, ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर्स है जो मौसम में, जिसको कह सकते हैं, ये सारे के सारे कारण आपके वेदर फोरकास्टिंग में क्या है? अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर ए जो है इसका क्या है? आपका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। कुछ क्रॉप्स के नाम है और उनके लिए आपका मिनिमम कोऑर्डिनल टेम्परेचर है। देखिएगा, कोई भी तापमान की जब हम बात करते हैं तो तापमान 3 प्रकार का होता है। देखिएगा, तापमान टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर 3 प्रकार का होता है। देखिएगा, एक होता है मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर। अब आपको ये पता है मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान वह न्यूनतम है कि अगर इससे न्यून तापमान हुआ तो हमारी फसलों पर क्या होगा? उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ये ध्यान रखना, नकारात्मक प्रभाव। दूसरा, एक होता है अधिकतम तापमान, उसे कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर या अधिकतम तापमान वह तापमान होता है कि अगर उससे अधिक तापमान हुआ तो क्रॉप्स की क्या नहीं हो सकती? आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये ध्यान है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है उसकी बात करें तो देखिएगा, यह वह तापमान है जो मिनिमम से ज्यादा होता है और मैक्सिमम से कम होता है, ये ध्यान रखना। तो मिनिमम और यहां क्या है? मैक्सिमम। तो इसके मध्य का जो तापमान है वो कैसा है? ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये ध्यान रखना आपको। ये क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं इसे, ठीक है। और ये किसी भी क्रॉप के लिए सर्वोत्तम तापमान माना जाता है। इसे हम ये कह सकते हैं ये क्या है? बेस्ट टेम्परेचर है, हमें ये ध्यान रखना है आपको। इस पर कोई भी क्रॉप अपना क्या करेगी? मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम मेटाबॉलिक क्रियाएं या मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटीज आपके कंप्लीट करती। लेकिन एक और आता है कोऑर्डिनल ग्रोथ पॉइंट है, एक आता है कोऑर्डिनल ग्रोथ पॉइंट। देखिएगा, कोऑर्डिनल ग्रोथ पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनल ग्रोथ पॉइंट मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम तीनों को मिलाकर के कह देते हैं, ठीक है। इन तीनों तापमान के बिंदुओं को कहते हैं कोऑर्डिनल ग्रोथ पॉइंट। अब यहां पर पूछा है कि न्यूनतम कोऑर्डिनल ग्रोथ टेम्परेचर आपको बताना है, या दूसरे रूप से एक बेस टेम्परेचर भी कहा जा सकता है। ये बात न्यूनतम की ही करना चाह रहा है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कि बेस टेम्परेचर क्या है, यानी कि उससे अगर कम तापमान हुआ तो मामला अच्छा नहीं होगा, क्रॉप पर या तो जर्मिनेशन ही नहीं कर पाएगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है।
जैसे चावल, अब चावल खरीफ की फसल है, पहली चीज ये ध्यान रखना। तापमान देखने से पहले आप ये जरूर देख लें कि वो रबी की है खरीफ की है, तो आप शायद तापमान का आकलन कर सके। ये खरीफ की है, वीट ये रबी की है, मक्का ये भी खरीफ की है, और मटर ये भी रबी का है। अब अगर हम यहां पर देखें तो दो तो रबी की है, दो खरीफ की, इसका दो में तो न्यून होगा, दो में ज्यादा। आपको गेहूं का बेस टेम्परेचर पता है कि 4.5 डिग्री होता है आपका, गेहूं का 4.5, तो ये रहा 4.5। दूसरी रबी की क्या है, मटर है, तो ये रहा। अब यहां पर देखो चावल, चावल को जिसको कह सकते हैं कंपेयर टू मेज की आपके ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि उष्ण और नम, क्योंकि ये तो पानी में क्या रहती है, पानी के अंतर्गत ही रहती है ये क्रॉप। तो आपके चावल के लिए 10 से 12 डिग्री तापमान कैसा हो जाएगा, इसका बेस टेम्परेचर। तो ए में देखो क्या है 4, बी में देखो क्या है 2, सी में देखो क्या है, सी में आपका जिसको कह सकते क्या 3, तो 4 2 3 1, तो राइट आंसर आपका ये हो गया। ये गेहूं का बेस टेम्परेचर, ध्यान रखना ये क्रॉप्स का बेस टेम्परेचर है, इसे लिख लीजिएगा क्योंकि ये काम की चीजें हैं। गेहूं के लिए बेस टेम्परेचर 4.5 डिग्री माना जाता है सिंगल डिजिट में, ये ध्यान रखना आपको। तो बेस टेम्परेचर आपको रबी और सीजन, रबी सीजन और खरीफ सीजन को ध्यान में रख करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके। तो सी इसका राइट आंसर है आपका। मक्का वैसे C4 प्लांट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मक्का क्या है, C4 प्लांट है। इसमें क्या देखने को मिलता है, क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। मक्का इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका क्लासिफिकेशन जरूर याद कर लेना। क्रॉस पोलिनेशन के साथ साथ इसमें प्रोटो एंट्री देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है, प्रोटो एंट्री, तो यहां पर सी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर, वर्तमान में DAMU परियोजना में IMD द्वारा कितने दिन पहले मौसम पूर्वानुमान जारी किया जाता है, आपको यहां पर यह बताना है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज इन एडवांस वेदर फोरकास्ट आर करंटली इशूड बाय IMD इन DAMU प्रोजेक्ट। एक ये विशेष प्रकार का प्रोजेक्ट है, इसमें जिसको कह सकते हैं IMD कितने दिन पहले मौसम पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है। देखिएगा मौसम पूर्वानुमान की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मौसमी पूर्वानुमान की जब हम बात करते हैं तो मौसमी पूर्वानुमान में हम कहते हैं कि एक तो शॉर्ट टर्म मौसम जिसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म होता है, एक तो एक हमें दिखाई देता है मीडियम टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब यहां पर ये एक विशेष प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसको कह सकते हैं, इसमें अब शॉर्ट टर्म तो आपको पता है, शॉर्ट टर्म तो कहां दिखाई देगा, तो शॉर्ट टर्म जो होता है वो तो लोकल जो हमारे वेदर फोरकास्ट जो स्टेशन होते हैं वहां से जारी होता है। तो यहां पर IMD इसमें अगर देखा जाए तो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 5 दिन जिसको कह सकते हैं उसका मौसम पूर्वानुमान जारी कर सकता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 20 का क्या है, हमारे यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग में जो मीडियम टर्म है, इसका जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीडियम वेदर फोरकास्टिंग कहाँ है, ये ध्यान रखना, इसका नोएडा में है, ठीक है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये रहा, फसल मौसम कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्रॉप वेदर कैलेंडर। यह कृषि में मौसम जोखिम प्रबंधन के लिए एक उपयोगी उपकरण है। इट इज ए यूजफुल टूल फॉर वेदर रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। इसमें मुख्य रूप से 3 खंड या भाग होते हैं। इट कंसिस्ट फॉर ऑफ मेनली 3 सेगमेंट और पार्ट्स। यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में गतिशील नहीं है। मौसम आधारित फसल बीमा उत्पाद इससे जुड़े हुए। फसल मौसम कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसके लिए सही स्टेटमेंट आपका जारी नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका में ध्यान रखना। देखिएगा भाई, अभी आप जो पूछ रहे थे ना एक किसी विद्यार्थी ने कि सर DMU क्या है, तो भाई देखो डी का डिस्ट्रिक्ट होता है एग्रीकल्चर, आपके मौसम यूनिट होता है, ये ध्यान रखना। तो आप इसे कह सकते हैं जिला कृषि मौसम इकाई, ये ध्यान रखना आपको। इसे आप हिंदी में कहें
तो जिला कृषि मौसम यूनिट। फसल मौसम कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कृषि में मौसम जोखिम प्रबंधन के लिए बिल्कुल बताता है। इसमें मुख्य रूप से 3 खंड या 3 भाग होते, तो मौसम में 3 पूर्वानुमान देखे जाते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में गतिशील नहीं है, तो जलवायु परिवर्तन का तो मामला ही नहीं बनता। मौसम आधारित फसल बीमा उत्पाद से जुड़ा हुआ है, तो मौसम संबंधित आधार जो आप देखते हैं उसमें मदद करता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपके क्या इसमें संबंध नहीं रखता है, ये ध्यान रखना आपको। और आप सभी विद्यार्थियों को ये जान करके बड़ी हर्ष और खुशी होती है कि उत्कर्ष जिसको कह सकते हैं हमेशा ही जिसको कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए पहल करता है, विद्यार्थियों हित के लिए ही जाना जाता है। तो इसी के लिए उत्कर्ष के द्वारा जैसे निर्मल सर का जन्मदिन जब 13 अगस्त को था, तब से लेकर के 21 अगस्त यानी कि निर्मल सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व के लिए 13 से लेकर के 21 अगस्त 13 to 21 अगस्त तक क्या लेकर के आया है? शिक्षा महोत्सव। और इसी शिक्षा महोत्सव में अगर आप देखोगे तो आपके क्या है 78% जिसको कह सकते हैं फ्लैट डिस्काउंट है, 13% जिसको कह सकते हैं आपके इसके लिए कोड NG13 यूज करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा छूट है आपके। तो यहां अगर देखें अब 78 क्योंकि हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इसलिए 78। तो यहां उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव 13 से 21 तक, तो 21 अगस्त का इंतजार नहीं करना है। आप सभी विद्यार्थी उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें। आपको चाहे जेट का हो, चाहे CUT का हो, चाहे क्लास 11th हो, क्लास 12th एग्रीकल्चर हो, चाहे पशु परिचर हो, चाहे 100 डेज का टारगेट बैच हो, चाहे IBPS AF हो, यानी कि सभी कोर्सेज जो एग्रीकल्चर में आपके पास अवेलेबल है हमारे पास, तो वो 13 से लेकर के 21 अगस्त तक आपको भारी छूट के साथ फ्लैट 78% डिस्काउंट, NG13 के साथ अतिरिक्त 13% और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप जीत सकते हैं 100% रिवार्ड पॉइंट्स। तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। देखिएगा कुछ विशिष्ट कोर्सों की बात करें, जैसे इस समय IBPS AFO 2024 वैकेंसी आई हुई है आपके 346 और BSc एग्रीकल्चर डेयरी आपके डेयरी से, आपके हॉर्टिकल्चर से, एग्रो फॉरेस्ट्री से जो जिन्होंने स्नातक कर रखा वो आवेदन कर सकते हैं। और कर दिया होगा 2200 रुपए के साथ इसका ये क्या है इस समय ऑफर प्राइस है। IBPS AFO टेस्ट सीरीज 242 रुपीज की है। यहां अगर देखें जेट फाउंडेशन महत्वपूर्ण बैच है, जेट फाउंडेशन जो कि आपको पता है कि 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आप सभी अपने प्यारे आपके जो साथी हैं, आपके जो परिचित है रिश्तेदार उन सभी को जरूर बताएं। इसकी प्राइस 4950 है, लेकिन प्राइम में और स्टैंडर्ड में 3960। पशु परिचर में 2420 और आपके 1210। इसी प्रकार पशु परिचर का ये है 1760 और 990। ठीक है, तो ये जिसको कह सकते हैं आपका ये शिक्षा महोत्सव जो है कब से कब है, तो शिक्षा महोत्सव का ये सेल 13 से लेकर के 21 अगस्त तक चल रहा है। तो आज ही ऐप डाउनलोड करें, इसका लाभ उठाएं। तो आज के सेशन कैसा रहा और आप सभी विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।